ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन, अनुशीलन और विश्लेषण के लिए वहाँ की पुरा संपदा और प्राचीन पौराणिक ग्रंथ व साहित्य आधारभूत सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसमें साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को उसके ऐतिहासिक संदर्भों और मूल रूप में जांच परख कर सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की शुद्धता, उसकी भाषा पर गंभीर विवेचन होता है कि नकल के दौरान कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। प्राच्य विद्या के ऐसे ही एक गंभीर अध्येता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो प्राच्य विद्या के एक युगांतरकारी विद्वान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी चिंतकों से अप्रभावित रहकर उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा के बल पर स्थापनाएं प्रस्तुत कीं। 6 जुलाई सन 1837 को पश्चिमी भारत के रत्नागिरी जिले में स्थित मालवण में उनका जन्म हुआ। अरब सागर की लहरों से किलोलित ये समुद्री तट अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके पिता मालवण के तहसीलदार के यहाँ मुंशी थे। उन दिनों मालवण में अधिक स्कूल नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनकी आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। सौभाग्य से उनके पिता गोपाल भंडारकर का तबादला रत्नागिरी के राजस्व विभाग में हो गया। रत्नागिरी में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1853 में रामकृष्ण भंडारकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। यहाँ उन्हें दादाभाई नौरोजी जैसे प्रतिभावान शिक्षक मिले, जिन्होंने उनके सोच और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को जागृत और पोषित किया। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि होते हुए भी संस्कृत और पाली भाषा में विशेष अध्ययन किया। इसके कारण उन्हें भारत के गौरवमयी अतीत के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। सन 1862 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पहले बैच के छात्र के रूप में पास की। फिर वहीं से एमए की परीक्षा भी पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम आए थे। कुछ समय तक सिंध के हैदराबाद और रत्नागिरी के राजकीय विद्यालय में वो हेडमास्टर रहे। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में व्याख्याता के पद को सुशोभित किया। आगे चलकर पूना के डेक्कन कॉलेज में संस्कृत के पहले भारतीय प्रोफेसर बने। अब पूना ही उनके अध्ययन और गवेषणा का केंद्र बना, जहां उन्होंने अपने सपने साकार किए और इतिहास में शोध की उच्चतम परंपराएं स्थापित कीं। गान वेदों की ध्वनि लहराती थी। ऋषियों का आनंद गान वेदों की ध्वनि लहराती थी। कविता कौशल कला सुशासन सुंदरता छवि छाती थी। दान कर्तव्य वीर नर नारी से भरपूर रहे। हिंसा कपट लोभ छल मद से भारतीय जन दूर रहे। सभ्य जगत के बीच में मुकुट हमारा देश था। परिपूर्ण पर
दूसरा लूट पाट कर निज घर भरता जाता है। महाकाल कैसा बड़ा देश रसातल जा रहा, जो सबका सिर ताज था आज ठोकरें खा रहा। ऋषियों का आनंद गान वेदों की ध्वनि लहराती थी। सुख संपत्ति स्वतंत्रता पूरी, देश वेश फिर अपना हो। शांति जगत में फैला दे हम, द्वेष कलह दुख सपना हो। विश्व प्रेम रस चखे चखा दे, मधुर मुरली का बन जा। सरस सुधा कर पान प्रेममय प्राणी जीवन बन जाए। मरना जीना देश पर एक देश का नेम हो। रोम रोम में बालकों के स्वदेश का प्रेम हो। ऋषियों का आनंद गान वेदों की ध्वनि लहराती थी। 15 जनवरी सन 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसके माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार पर विधिवत अध्ययन प्रारंभ किए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। इन संस्थाओं ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संग्रहण और संरक्षण का काम शुरू किया। 1821 को पूना में डेक्कन कॉलेज की शुरुआत हुई। इस संस्था को पेशवा द्वारा प्रदत्त धनराशि से संचालित किया जाता था। मूलतः संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए स्थापित इस संस्था में बाद में अंग्रेजी, पुरातत्व, समाज विज्ञान और इंडोलॉजी विषय जोड़े गए। डेक्कन कॉलेज में रामकृष्ण भंडारकर लगभग 13 वर्ष तक प्रोफेसर रहे। यहीं से उन्होंने भारतीय पौराणिक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया। पुरातत्व विषय में उन दिनों विद्वानों को अधिक रुचि नहीं थी। ऐसे में रामकृष्ण ने पाली, मागधी, प्राकृत आदि भाषाओं का विधिवत अध्ययन करके उनके प्राचीन ग्रंथों की खोज और अनुसंधान का काम शुरू किया। प्राकृत भाषाओं की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर शिलालेख, ताम्रपत्र और ताड़पत्रों पर उपलब्ध साहित्य पर काम आरंभ किया। वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े यूरोपीय विद्वान साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत की ज्ञान संपदा का आकलन कर रहे थे। इसके उलट रामकृष्ण भंडारकर ने संस्कृत और पाली भाषा के ज्ञान के सहारे 4000 वर्षों के भारत के गौरव साहित्य के हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित करता था, जो आगे गवेषणा के काम में आते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संकलन का महत् कार्य रामकृष्ण भंडारकर को सौंपा।
उन्होंने गहन शोध और परिश्रम से 5 विशाल खंडों में ये कार्य पूरा किया। ये ग्रंथ पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं। 1883 में रामकृष्ण भंडारकर को वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके अध्ययन की गंभीरता और विश्लेषण से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें CIE के सम्मान से विभूषित किया गया। ये फ्रेंच सम्मान विश्वव्यापी सहकारिता तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और योगदान के लिए दिया जाता है। लंदन में आयोजित ओरिएंटल स्टडीज के सम्मेलन में भी पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अध्ययन और स्थापनाओं की बहुत प्रशंसा की। एक शिक्षाविद के रूप में सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य के रूप में नामित किया। सन 1911 में भी उन्हें सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया।
रामकृष्ण भंडारकर एक पुरातत्ववेत्ता और शिक्षाविद के साथ साथ उच्च कोटि के चिंतक और समाज सुधारक भी थे। बंगाल के ब्रह्म समाज की तर्ज पर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के आधार रूप में धार्मिक सुधारों की वकालत की। अपने विशद अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही सुधारों का विरोध करते हैं। ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। सन 1885 में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक वामन अबजी मोडक और न्यायमूर्ति राणा डे के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने पूना में लड़कियों के लिए पहला देसी हाई स्कूल खोला। हुजूर पगा के नाम से ख्यात इस स्कूल का पाठ्यक्रम प्रगतिशील सोच पर केंद्रित था। रामकृष्ण भंडारकर कई उल्लेखनीय ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने हेतु उन्होंने 2 पाठ्य पुस्तक रची। बॉम्बे गजेटियर के लिए उनका योगदान दक्षिण भारत का इतिहास बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सन 1876 में उन्होंने भवभूति के मालती माधव पर टीका लिखी, जो बहुत सराही गई। अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तरीके से अन्वेषित दक्षिण के सातवाहन के अलावा वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का उन्होंने पुनर्लेखन भी किया। वे ऐसे स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के आलोक में हिंदू धर्म और दर्शन को परिभाषित किया। सन 1872 में आरंभ हुई भारतीय पुरावेत्ता शोध पत्रिका में उन्होंने कई निबंध लिखे जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के लिए किया गया उनका काम भी महत्वपूर्ण है। वे इसके आरंभिक सदस्य थे। अपनी बौद्धिक यात्राओं में वे कई बार पश्चिम के विद्वानों से सैद्धांतिक बहस में उलझे और अपनी मान्यताओं को सही ठहराया। महाभारत और पतंजलि का काल निर्धारण भी उन्होंने ही किया। महाभारत के 1.5 लाख शब्दों का विवेचन और व्याख्या भी उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इतिहासकार के भीतर वकील जैसी जिरह करने की प्रवृत्ति का विरोध किया और न्यायाधीश जैसी निष्पक्ष कठोरता पर बल दिया। उनका मानना था कि इतिहास का वर्णन उसी रूप में होना चाहिए जैसा वो वस्तुतः था। भारतीय प्राच्य साहित्य के इस महान विद्वान का 24 अगस्त सन 1925 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में पुणे में स्थापित भंडारकर शोध संस्थान आज भी ज्ञान का पथ आलोकित कर रहा है। प्राच्य विद्या के ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत-शत नमन। भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन